सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स, वो नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया था। फिर उसके बाद टेम्परेचर हो गया था। टेम्परेचर में आपने देखा था अगर एक्सोथर्मिक है तो कुछ और कहानी है, एंडोथर्मिक है तो कुछ और है। और उसके ऊपर मैंने कुछ सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे टेस्ट में भी कुछ ना कुछ आपको दिया था। एक क्वेश्चन और जो मैंने बोला था चॉकलेट क्वेश्चन है, इट फेल्ड बैडली, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली। सो दूसरा ही चॉकलेट बन गया एनोक्टेन वाला, वो बहुतों का गलत हुआ है। सो एनीवेज, आज की क्लास में भी कुछ ऐसा ही मैं टेस्ट में कोशिश करूंगी, एक आधा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होना चाहिए। आज हम डीपीपी को कंप्लीट करेंगे और जेईई एडवांस में आए हुए 2 क्वेश्चंस की अप्रोच डिस्कस करेंगे कैसे करना है, विच विल बी एप्लीकेबल फॉर नीट ऑल्सो, क्योंकि उसके 4 पार्ट्स ही इतने हैवी होते हैं कि नीट में वो 4 क्वेश्चंस के बराबर है। तो वी विल बी एंडिंग विद आवर डीपीपी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर मैं बात करूं, क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या करता है प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट अगर आप लाते हो, जैसे मोस्ट कॉमन शुगर, सॉल्ट, या कोई भी और सॉलिड चीज आप किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, उसमें आप हाई प्रेशर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। आप प्रेशर लगा के लिक्विड्स को और पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल को खास पास नहीं ला सकते। सॉलिड्स तो बहुत ही मतलब एक तरह से इनकम्प्रेसिबल ही माने जाते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी जितना क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं होते हैं, उनको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेशर बढ़ा के घटा के आप कुछ फर्क नहीं डाल सकते जब तक आप लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। यू हैव नो रोल फॉर प्रेशर कि हाँ जी प्रेशर बढ़ा दें शायद सॉल्युबल हो जाए, नहीं। प्रेशर से किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनमें से। प्रेशर किस पे इफेक्ट डालता है? सिर्फ गैस पे। तो लास्ट क्लास के अनआंसर्ड क्वेश्चन इसी हेनरी लॉ से हम आंसर करेंगे। बट सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का, ऑब्जेक्टिव में ये पकड़ी जाती हैं चीजें। फिर किस पे है, क्यों लाई हूं मैं चौथा पॉइंट सॉल्युबिलिटी के लिए, वो मैं लाई हूं गैस इन लिक्विड। अगर गैस को सॉल्युबल करना है लिक्विड में, देन कम्स द रोल ऑफ प्रेशर। पहले हम इसको टेक्निकली समझ लेते हैं, फिर हेनरी की स्टेटमेंट भी समझेंगे। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, लिक्विड है, और इसके ऊपर एक गैस। ज्यादातर गैसेस नॉन पोलर हैं। लास्ट क्लास में I2O2 पे एक क्वेश्चन उठा भी था। ज्यादातर गैसेस नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल O2, CO2, और एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में दबा के CO2 सॉल्युबल है, राइट। N2, और भी ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी गैसेस आप देखेंगे जैसे जैसे, वो काफी सारी गैसेस नॉन पोलर हैं। क्यों सारी गैसेस नॉन पोलर है, उस सब का जवाब उस स्लाइड 1 में है जो अभी मैंने लेनी है क्लास के एंड में, मतलब इसी चैप्टर में लेनी है। तो ज्यादातर गैसेस देखेंगे वो नॉन पोलर मिलेंगी आपको, Cl2, F2, मतलब यू विल सी ऑल दीज गैसेस आर नॉन पोलर। अगर ये गैस नॉन पोलर है, कोई भी गैस लिया मैंने, पिंक डॉट्स, ये वाटर में या किसी लिक्विड में बहुत कम सॉल्युबल है, राइट। अब बहुत कम सॉल्युबल है तो पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जो लास्ट क्लास में आया था, कि जब आप कहते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वाटर से ज्यादा पोलर सॉल्वेंट नहीं मिल रहा आपको कोई, और O2 इतनी नॉन पोलर है, CO2 इतनी नॉन पोलर है, Cl2 इतनी नॉन पोलर है, व्हाई दे आर सो मच सॉल्युबल इन वाटर, हाउ, नॉट सो मच, सो मच इसको हटा देना। क्यों मैं इसको सॉल्युबल बता पा रही हूं? जब हम इस पूरी स्लाइड का डिटेल, जैसे मुझे टाइम चाहिए, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एक फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। सामने सामने दो नॉन पोलर आ गए, एक पोलर एक नॉन पोलर आ गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ गया, मतलब लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस दुनिया के हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट करते हैं। इस पे आज काफी लंबा अभी डिस्कशन होगा। गैस बहुत कम सॉल्युबल होती है वाटर में। क्यों बहुत कम सॉल्युबल होती है? क्योंकि सबसे कमजोर फोर्स इन दोनों को पकड़े हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाला? वेंडरवॉल फोर्स। और वो वेंडरवॉल फोर्स कौन सी कैटेगरी है, ये सारा आएगा, इसलिए अभी इसको नोट करने की टेंशन मत लेना। वेंडरवॉल फोर्सेस दो नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच में होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, इवन आयंस भी वो आएगा। तो जब मेरे पास दो नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच में, आज मुझे पता चल गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाई? नेचर अट्रैक्शन को बहुत फेवर करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने यहां भी डाल दिया। जब यहां भी मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो O2 अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ CO2 एंड ऑल गैसेस,
under the influence of that van der Waals force that is called as dispersion force, बहुत ही नाम मात्र soluble है, बहुत ही कम, और वो बहुत कम solubility मैंने दिखा दी. हाँ, अब मेरे से कोई पूछे बहुत कम soluble क्यों है? नॉन पोलर है भाई. नॉन पोलर कब से वाटर में सिग्निफिकेंटली soluble होने लगे? अब मेरी रिक्वायरमेंट आई, मेरे को बॉटल्ड वाटर देना है आपको, जो मिनरल वाटर के नाम से देना है, उसको मुझे हेल्दी बनाना है, तो मेरे को उसमें ऑक्सीजन डालनी है, थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ा के डालनी है, कि आप जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं शायद उसमें ऑक्सीजन उतनी ना हो, तो मैं उस बॉटल्ड वाटर में थोड़ी सी ऑक्सीजन अंडर प्रेशर फ्यूज कर दूंगी और कैप को सील कर दूंगी. द मोमेंट यू ओपन द कैप एंड ड्रिंक वाटर, यू विल ड्रिंक एक्चुअली वाटर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, क्योंकि अदरवाइज ऑक्सीजन वाटर से एस्केप कर जाती है. तो ये सारे डे टू डे लाइफ के कुछ ऑब्जर्वेशन हेनरी ने भी ऑब्जर्व किए, और उन्होंने कहा जैसे ही गैस आप वाटर के ऊपर लाए और आपने ढक्कन लगा दिया, तो आपने गैस को एस्केप करने से रोक दिया. दिस कैप सर्व्स द पर्पस. अब जितनी गैस है वो तो अंदर रहेगी. अब मेरे को ज्यादा गैस डालनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर आई नीड मोर CO2, क्योंकि टेस्ट तो उसी का है. तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर भारी भारी वेट्स रख दिए. किसी भी चीज पे आप वजन डाल रहे हैं, वेट डाल रहे हैं, तो क्या बढ़ा रहे हैं? प्रेशर. अगर ये मूवेबल पिस्टन था, इफ दिस इज अ मूवेबल पिस्टन, और इसके ऊपर बहुत भारी भारी दो मैंने वेट्स डाल दिए, पिस्टन नीचे खिसक जाएगा. पिस्टन के नीचे खिसकने का क्या मतलब है? इन मॉलिक्यूल्स को पास पास कंप्रेस कर दिया मैंने, पास आओ भाई. जब ये मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने का मतलब क्या है? गैस से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली लिक्विड, लेकिन लिक्विड का मुकाबला तो कर रहे हैं. और कंप्रेस करूंगी और कंप्रेस करूंगी, करते 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 दे विल कम मोर क्लोज. जैसे ही ये इतने पास आते जाएंगे, इनके लिए प्रेशर क्या हो गया भाई? इनके लिए प्रेशर हो गया, जाओ लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो. वी आर प्रेशराइजिंग यू. अंडर हाई प्रेशर ये गैसेस, हाई या लो वट एवर, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओ गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, अदरवाइज ये सॉल्युबल नहीं है. तो आज की क्लास में जितनी भी बात होगी, मैं एक वार्निंग दे दूं, वो सिर्फ गैस इन लिक्विड के लिए बात होगी. गलती से भी सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, इन सब के लिए वो नहीं है. टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सक्लूसिवली गैस इन लिक्विड. तो हम लोग ये समझ गए बात कि प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. यही मेरी लंग्स काम करती हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व जबरदस्ती करती हैं प्रेशर से. वी हैव टू इनहेल ऑक्सीजन विद प्रेशर, और लंग्स में एल्वियोलाई का काम ही यही होता है. और जब लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है किसी वजह से, फिर हमको दिया जाता है आर्टिफिशियल एयर रिच इन ऑक्सीजन, विद हाई प्रेशर फेंकी जाती है आपकी बॉडी के अंदर, कि इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि लंग्स अगर 30% भी काम कर रहे हैं तो पर्सन सरवाइव कर सके. तो हाई प्रेशर से जबरदस्ती ऑक्सीजन ब्लड में भेजी जाती है इफ लंग्स आर नॉट वर्किंग. तो आफ्टर हेनरी लॉ ही ये सारी चीजें मेडिकल साइंसेज में आई, या कोल्ड ड्रिंक आया, या जहां भी गैसेस आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो यही था, गैस डिसॉल्व नहीं हो रही, एस्केप कर रही है, क्योंकि उसने होना ही नहीं है, वो कौन सी कोई पोलर है, राइट. चलिए, तो इस प्रेशर इंक्रीज से गैस की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना इज हेनरीज लॉ. ये हेनरी ने प्रॉपर वेरीफाई स्टेट किया. क्या स्टेट किया, अब हम उसको पकड़ते हैं. तो अब अगर मैं पढ़ूं कि हेनरी लॉ है क्या, इफ आई वांट इट्स स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट खैर वैसे किताबी स्टेटमेंट मैंने अभी लिखी नहीं है, हम लिखेंगे जब बीच में हमें लगेगा जरूरी, बट स्टेटमेंट यही है. इफ वी इंक्रीज, आएगी स्टेटमेंट दूसरी तीसरी स्लाइड में आएगी, मैथमेटिकल भी आएगी, सारा आएगा. लेकिन मेरे को अभी हेनरी की स्टेटमेंट छोड़िए, मुझे पहले गैस का बिहेवियर थोड़ा और चाहिए, कि क्या सारी गैसेस फिर इक्वली है, सबको सेम प्रेशर लगाना पड़ता है, या किसी पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर लगाना पड़ गया, या किसी पे कम लगाना पड़ गया, या कोई ऐसी है जो मान ही नहीं रही सॉल्युबल होने को, लगा लो कितना भी प्रेशर लगाना है. इसके ऊपर पहले बात करें, फिर हेनरी पे जाएंगे. तो एक और ऑब्जर्वेशन बिफोर हेनरी बन रहा था, वो क्या, हर वो गैस जो इजीली लिक्विफाइबल है, आपके चारों तरफ से पहले वो एग्जांपल दीजिए जहां पे गैस आपको लिक्विड बना के बेची जा रही है, या आप अपनी जरूरत के लिए खरीद रहे हैं. कि आप जरा सा लिक्विड नाइट्रोजन आप कहाँ खरीद रहे हो यार, जो आप कर रहे हो ना वो लेना यार, ठीक है.
जहां आप प्रेशर उसके दबाओ उसमें से गैस निकल के आए। परफ्यूम्स, डियोस जो भी हैं, वो सारी गैसेस है जो हाई प्रेशर में एक बॉटल में बंद करके आपको दी जा रही हैं। आपने नोजल प्रेस किया, नोजल प्रेस करने का मतलब क्या है, उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उसका ढक्कन खोल दिया, बारीक सा होल होता है, जरा सा खुला, उसके अंदर से वो गैस निकल के आई एंड यू आर यूजिंग इट एज परफ्यूम। क्या कोई और एग्जांपल है आपकी लाइफ में जो आप गैस एक बॉटल में खरीद रहे हैं अंडर हाई प्रेशर, जिसको कहा जाता है गर्मी में मत रखिए, स्टोर इट एट कूल प्लेस वगैरह वगैरह, ऐसी इंस्ट्रक्शंस। कोल्ड ड्रिंक्स एब्सोल्युटली। आप कभी देखा है अगर बहुत धूप में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दो, क्या होता है? हैव यू एवर डन दिस? छोटी सी 250 ml की बोतल खरीद के कभी छूट गई हो, देखा है कभी धूप में पड़ी बोतल का क्या होता है? फिज खत्म हो जाता है, उसकी सील टूट जाती है, क्योंकि हम उतने माइन्यूटली देखते हैं, वहां से सारा फिज निकल जाता है, उसकी सील ब्रेक हो जाती है। जो ताकत गैस में है वो किसी चीज में नहीं है। गैस एकदम बाहर निकलेगी, वो सारी ही चीजें हेनरी लॉ से आएंगी। और कोई चीज जो आपने रोजमर्रा की लाइफ में देखी हो? एलपीजी सिलेंडर, एब्सोल्यूट राइट। जरा सा नोजल खोलते हो आप और उसमें से गैस निकल के आती है, उसके अंदर आपने अंडर प्रेशर उसको लिक्विफाई कर रखा है। और कुछ? फायर एक्सटिंग्विशर्स, यस। यानी आपको पता है कि गैसेस लिक्विफाई होती हैं, गैस को लिक्विड बना के रखा जाता है। और किस तरह से? अंडर हाई प्रेशर। हर वो गैस, इधर ना देखना, अभी तो हम कुछ और ही सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। हेनरी से बाहर निकले हुए लिक्विफाइबिलिटी को मैं फॉर वंस एंड ऑल क्लोज कर रही हूँ कि कौन सी गैस, आप मुझे इमेजिन करके बताइए, इजी है लिक्विफाई करनी। एक गैस वो है जिसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम अट्रैक्शन फोर्स है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और एक गैस ऐसी है जिसके दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स है, दे लाइक ईच अदर अ लॉट। किस गैस को कंप्रेस करना आसान होगा? जहां पर अट्रैक्शन फोर्स फेवर्ड है। किस गैस को लिक्विफाई करना आसान नहीं होगा? जहां ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दे आर ऑलरेडी रिपेलिंग ईच अदर। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को परमानेंट गैस की कैटेगरी में रखा गया, इसे आज तक मैं लिक्विफाई नहीं कर पाई। आप कोई बलून लाते होंगे, हीलियम बलून, अगर आप लाएं तो वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव होता है जी, 1 महीने तक ऐसा ही रहेगा। और आप अपने रूम में रख लें, विद इन अ मंथ आपको अपने रूम में विद इन फ्यू डेज एक अजीब सी स्मेल आती है उनमें से, वो होती है हीलियम गैस। थोड़ी सी भी उसमें से लीक करती है उस मटेरियल से तो उसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है। हीलियम और हाइड्रोजन इतने रिपेलिंग है एक दूसरे से कि वो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकते। आप ठंडे से ठंडे कमरे में उस बैलून के ले जाइए, वो पिचकेगा नहीं। तो हीलियम बैलून जो आजकल डेकोरेशन के लिए आते हैं, वो बिल्कुल शेप में रहते हैं, एक एक दो दो महीना, अगर आप उसको तंग ना करें तो। वाई? बिकॉज उसके अंदर एक परमानेंट गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम में इतना रिपल्शन फोर्स है, आपस में एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकते। कभी नहीं सुनोगे लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन तो किसी ने बोल भी दिया, अभी आजकल बड़ा चल रहा है। लिक्विड हाइड्रोजन तुम लोग कभी नहीं सुनोगे, बिकॉज दे आर परमानेंट गैसेस। वाई? दे डू नॉट शेयर अट्रैक्शन फोर्स। आप लगा लो दुनिया का सारा फोर्स, प्रेशर, वो लिक्विफाई तो नहीं होंगे। लिक्विफाई होने के लिए थोड़ा अट्रैक्शन जरूरी है। नैतिक, यू आर गुड। अगर जरा भी एसी से प्रॉब्लम है, हम बंद कर देते हैं, या उस कोने में पहुंच जाओ जहां ठंड कम हो, बट तबीयत नहीं खराब करनी। और फैंस तो ऑफ ही कर दिया करो जब 3 3 एसी चल रहे हैं तो। मेरा सजेशन, अभी ये वेदर चेंज है, आप लोग बीमार हो जाएंगे अननेसेसरी। सो ये मैंने आपको कहा इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, यानी जिनमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो कि कंप्रेसिबल है। हर वो गैस जो कंप्रेसिबिलिटी को तैयार है, वही ज्यादा सॉल्युबल होगी प्रेशर पे। उसी पे प्रेशर लगा के आप सॉल्युबिलिटी ला सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे पता चलता है ये हाईली कंप्रेसिबल गैस है। क्यों हाईली कंप्रेसिबल गैस है? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। O2 is very less compressible gas। क्यों लेस कंप्रेसिबल? O2 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स नहीं रिसीव करते। उस सब के रीजन उसी पहली स्लाइड में कि ऐसा क्यों, लेकिन अभी आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो हर वो गैस जो इजीली कंप्रेसिबल है, इजीली लिक्विफाइबल है, सेम प्रेशर पर CO2 ज्यादा सॉल्युबल होगी, O2 कम सॉल्युबल होगी। सेम प्रेशर दोनों पे मैं 2 किलो का प्रेशर डालती हूं तो CO2 बहुत ज्यादा घुस जाएगी, O2 बहुत कम घुस पाएगी। क्यों? क्योंकि CO2 में पहले से ही कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी की वजह स्लाइड 1 है, विल डिस्कस इट। तो यानी कि अब मेरे को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। किसी गैस को वाटर में सॉल्युबल करना है, पॉइंट नंबर 1, आई नीड हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर के बावजूद भी कोई एक गैस ज्यादा सॉल्युबल हो रही है, एक गैस कम, क्यों? उस गैस में पक्का अट्रैक्शन फोर्सेस पहले से ही सपोर्ट हुए पड़े हैं, वो इजीली कंप्रेसिबल या लिक्विफाइबल गैस है। बस इसमें किसी को कोई क्वेरी? एनीवन? कुछ भी ऐसा जो खटक रहा हो? क्लियर है सबको? आगे चल सकते हैं। अब हर वो गैस, अब तो अभी तो हम हेनरी पे पहुंचे नहीं है, हम उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। हर वो गैस जो वाटर में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ आयंस बना देती है, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि HCl, दोनों गैसेस हैं। और अब आपकी पोलर गैसेस हैं, हाईली पोलर। तो जैसे ही कोई गैस वाटर में जाके अगर आयंस बना रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इन गैसेस को वाटर से बचाना मुश्किल होता है। आसपास मॉइस्चर आया, अमोनिया और HCl लिटमस टेस्ट दे देंगे। ड्राई HCl लिटमस टेस्ट नहीं दे पाता, लेकिन जरा गीलापन आया, जरा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आई, लिटमस पेपर पे टेस्ट आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो बाहर से देखने वाले हम लोगों के लिए क्या होगा, ये तो बढ़िया सॉल्युबल हो गए। यस, दे एज्यूम टू बी वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये स्लाइड अगर किसी ने नोट नहीं की हुई थी तो अब कर सकते हैं। हेनरी लॉ कहता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं टेम्परेचर तो डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम। टेम्परेचर बदला तो फिर सॉल्युबिलिटी की बात भी मत करना, अब बदल जाएगी। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस। गैस कहाँ कितनी मौजूद है लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो ऑब्वियसली प्लस कितने प्रेशर से मौजूद, एक ही बात है दोनों। प्लस बोला है मैंने, खैर करेंगे उसको एक्सप्रेस अभी। बट दिस इज माय हेनरीज लॉ स्टेटमेंट कि solubility of a gas at a particular temperature is directly proportional to pressure of gas on liquid surface। तो solubility का क्या मतलब लूं अब मैं, क्योंकि कोई मोलैरिटी को भी solubility बोल सकता है, मोलैलिटी को भी, परसेंटेज, भाई इतनी परसेंट गैस soluble हुई, या गैस की मोलैलिटी इतनी थी soluble होने के बाद, या गैस के ग्राम्स इतने थे, कोई किसी में भी कह दे। यहां हेनरी का एक्चुअली रोल आया कि लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला आफ्टर ह्यूज रिसर्च कि सॉल्युबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे। इन्होंने सबसे अच्छा काम आप लोगों के लिए क्या किया, ऐसी क्वांटिटी चूज करी जिसकी यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है तो यूनिट कन्वर्जन का चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, मीटर क्यूब में लीटर में आ गया, लीटर क्यूब में मीटर आप क्यूब आ गया, आप उसी में उलझ जाते। बेस्ट में मैथमेटिकल स्टेटमेंट हेनरी किया, उन्होंने आपको कुछ पंगा नहीं दिया, ना ग्राफ का, ना कैलकुलेशन का, और ना ही यूनिट्स का। उन्होंने कहा अगर मैं सॉल्युबिलिटी सबसे आसान चीज की टर्म में एक्सप्रेस करूं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट डे मैंने आप सभी लोगों से पूछा था मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों में किसी को ट्रबल है तो मॉर्निंग आवर्स में आके करिए, मेरी क्लास में एज्यूम किया जाएगा कि आपको आता है। अभी भी किसी को ट्रबल है तो अगली क्लास में धुएं उड़ेंगे आपके, अगर मोल फ्रैक्शन में ट्रबल है तो मुझे अगली क्लास में बहुत चाहिए मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा एक ही एग्जाम्पल लेती हूं मैं और वही एग्जाम्पल घिसा पिटा लूंगी। अगर मुझे कहा जाए मेरे क्लासरूम में आउट ऑफ 100 40 गर्ल्स हैं, तो वो क्या फ्रैक्शन हुआ, 40% या 0.4। मोल फ्रैक्शन हुआ 0.4, परसेंटेज हुई 40। फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, इसीलिए 0.4। तो अगर मैं कहती हूं मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट का या सॉल्वेंट जिसकी भी बात हो रही है, यहां मैंने क्या लिखा है, जी, जी स्टैंड फॉर गैस, गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो जैसे आपने 100 में से 40 अगर गर्ल्स का नंबर देखा और आपने फ्रैक्शन रिपोर्ट किया, बिल्कुल वैसे ही टोटल मोल्स, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड जनरली वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टोटल ये, और ऊपर क्या रखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, डिवाइड किया, मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया। इट इज एज सिंपल एज क्लास 8th मैथमेटिक्स, बस इतनी मैथमेटिक्स आनी है इसमें। तो आपके लिए मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप बताओगे, तो आज के बाद मैं हेनरी लॉ बोलते वक्त शायद ये यूज कर लूं, प्रेशर ज्यादा लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखी होती चीजें, प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन नीचे ज्यादा मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगी गैस की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हेनरी शुरू हो गया, ज्यादा प्रेशर लगाया, CO2 इसका मोल फ्रैक्शन वाटर के अंदर ज्यादा हुआ, इसीलिए इसके इस कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट में इचीनेस ज्यादा है।
क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बोलना अब आप पे सूट नहीं करेगा। आप क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है? कम। जितना ज्यादा CO2 डलता गया वो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आपको उतना स्ट्रॉन्ग मिलता जाएगा। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आज हम बात करेंगे हेनरी को, बट कुछ चेंज भी आएगा एज पर योर सिलेबस। अब यानी कि मेरे को जहां तक अंदाजा, इसमें कुछ अटपटा आप ऑब्जर्व करोगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आई विल बी वेटिंग। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा वेट करके मैं ऑब्जर्व करवाऊंगी। कुछ अटपटा है जो मुझे खटका था जब 12th में मैंने हेनरी पढ़ा था। लगभग बच्चों को एक बात खटकती है, तो लेट्स सी। बट हेनरी की स्टेटमेंट मैथमेटिकल, जो प्रेशर है गैस का ऊपर वो डिसाइड करता है कि नीचे गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं इक्वालिटी में लाऊंगी, आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। राइट? के बहुत है केमिस्ट्री में, सारे कांस्टेंट के हैं, स्मॉल के, कैपिटल के, और के नीचे KSP, KW, KH, और एक अभी आ गया के कैपिटल H। के स्मॉल h हमने हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट देखा था इक्विलिब्रियम में, अब आ गया कैपिटल H, हेनरीज कांस्टेंट। अब अगर मैं देखूं पहली मेरी फाइट KH की यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन है 0.4, 0.3, 0.2, 0.01, ये आता रहेगा। मैचेस विद प्रेशर, कोई स्ट्रगल ही नहीं। जो प्रेशर की यूनिट है उसी में हेनरी कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है तो प्रेशर चेंजेस होंगे। यही न्यूमेरिकल में हमने कराना है, एक पास्कल में दे दिया, एक बार में करते रहो चेंज। लेकिन मोल फ्रैक्शन की नहीं है थैंकफुली। मोलैरिटी आती तो फिर मैं थोड़ा और ट्रबल में आती, कि मेरे को तो वॉल्यूम को भी शायद मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ता, लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ये मेरे पास हेनरी का स्टेटमेंट मैथमेटिकल। के एच की यूनिट मैंने एटमॉस्फेयर लिखी, बट आई होप वी ऑल नो और यूनिट्स क्या होती हैं। गुनीश, प्रेशर की एटमॉस्फेयर के अलावा और यूनिट कौन सी होती है? पास्कल और बार और मिलीमीटर HG, और फिर किलोमीटर नहीं ले आना, बस नहीं मिलीमीटर ही रखेंगे, हम सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। बाकी होती तो है, यू आर नॉट रॉन्ग, बट ठीक है यार, रेपिटेशन क्यों? और फिजिक्स को हम बिल्कुल अटेंड नहीं करते यहाँ पे। और टॉर, राइट? ये हैं यूनिट्स। फिजिक्स वाली यूनिट्स आप संभाल लोगे, आई नो, ज्यादा टाइम देते हो सब्जेक्ट को आप लोग। चलिए, अगर सॉल्युबिलिटी को मास इन ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए, नॉट इन मोल फ्रैक्शन, कितने ग्राम गैस, सीधा मतलब हमें बिल्कुल ये समझ आता है जी, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा समझ नहीं आता हमको। तो कितना मास डिसॉल्व होगा किसी गैस का लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा किस पे? प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस। ये मेरे जमाने की है, और अब क्वेश्चन में सब आ रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है वो क्वेश्चन, आज से 25-30 साल पुराना, तो आपका सिलेबस है वो। तो इसमें भी वही काम किया हेनरी ने। KH, KH स्टैंड्स फॉर, अगेन सब कुछ सेम, मुझे KH की यूनिट चाहिए, चेक। अब आप मेरे से पूछोगे मैम कौन सा फॉर्मूला लगाना है? KH की यूनिट देख के डिसाइड करो कौन सा, मेरे वाला कि तुम्हारे वाला। दोनों आएंगे, दबा के आएंगे, जेई नीट वाले तो कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे। यानी कि अगर मैं बाद वाली बात को देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम में कर दिया या जो भी कुछ कहो। अब मेरे को थोड़ा सा आपसे चाहिए, नोट करिए, और अगर आपको कुछ इसमें ट्रबल लगी है तो प्लीज एक्सप्रेस करिए। बहुत अजीब बात है, एक में कह रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ में कितनी गड़बड़े हो जाएंगी, और दूसरे में कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक जगह KH कैसे आ रहा है, इस जगह KH आ रहा है प्रेशर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, इस जगह KH कैसे आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वेदर इट इज ग्राम्स और व्हाटएवर डिवाइडेड बाय प्रेशर। उल्टा नहीं हो रहा मामला सारा? कल को आप ग्राफ बनाओगे तो उल्टी होएंगी ना चीजें। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट अप्रोच है। एक जगह वो तो हमने बताया ऐसे कि आपको अटपटा लगना नहीं चाहिए, बट व्हेन आई वाज डूइंग इन दिस टॉपिक इन माय क्लास 12th, क्वेश्चंस में एक दो जगह में ये अप्रोच मिली, तब तो मेरे लिए ये समस्या आ गई कि मेरे को दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए। अटेंड करना पड़ेगा, कर लेना, बताना मत मुझे बस। आपको ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी,
दोनों में उल्टा है एक दूसरे का, कि आपने याद कर लिया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास, उल्टा। क्योंकि एक जगह आप मोल फ्रैक्शन के साथ KH को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक जगह आप KH को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा, एक जगह मैं कह रही हूं जितना प्रेशर उतनी सॉल्युबिलिटी, और दूसरी जगह मैं क्या कह रही हूं, सॉल्युबिलिटी उतनी ही होगी जितना प्रेशर आप लगाओगे। बात एक ही है, लेकिन आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। फॉर्मूला यूसेज ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से KH की वैल्यू ऑफ कोर्स कुछ और ही होगी, KH की वैल्यू वो कुछ और ही चीज आएगी। सो ये क्वेश्चंस KH की वैल्यू और यूनिट पर डिपेंड करेंगे आप सही करेंगे कि नहीं। डन। और ये ना भी मैं बताती काम चलता था, ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। 2 एटमॉस्फेयर पे 500 ग्राम सॉल्युबल था, तो 4 एटमॉस्फेयर पे कितना, चेक कर लो। ये तो यूनिटरी मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। सो दिस इज more with errors, inaccurate results, this is with accurate results। दोनों अप्रोच साइड बाय साइड लेके चल रहे हो, दोनों के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा आप। पहले वाला फॉर्मूला ये दिख रहा है सबको, इसमें KH की यूनिट क्या होगी बच्चों, एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, जो भी। अभी मैं आज आपको प्रेशर के कन्वर्जन्स भी दूंगी जिनको इन यूनिट की आदत नहीं है, फॉर वन लास्ट टाइम, इस चैप्टर के बाद दोबारा नहीं आएगा। अगर मेरे पास ये है, मुझे बताइए, एक एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया, एक एक्सिस पे मैंने ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा मैथ्स वाले बच्चे, स्ट्रेट लाइन? गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये राइट। अगर मुझे इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, KH, ऐसे ग्राफ का स्लोप इज गिवन बाय KH। स्लोप की वैल्यू दे दी तो ढूंढना मत, KH की वैल्यू दे ही रखी इस क्वेश्चन में। स्लोप की वैल्यू दे दी तो KH की ऑटोमेटिकली दे दी। मास इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू KHP। अब मैंने इसका लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेते ही क्या आया, लॉग M मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस लॉग P प्लस लॉग KH। और इस हालात में अगर मैं कंपेयर करूं, ये आई फिर से मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, विच इज वाई एक्सिस पे अगर मैं ये ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस पर अगर मैं ये ड्रॉ करूं, तो C यानी इंटरसेप्ट क्या होगा, log KH। दिस इज माय इंटरसेप्ट, दिस इज माय स्लोप। ये होता है स्लोप, एक्स के साथ जो भी चीज लिखी होगी वो स्लोप होगा। तो अब अगर इसमें मैं देखती हूं तो मुझे ये बात पता लगती है, log M को मैं y एक्सिस पे लाई, log P को यहां लाई। इफ देयर इज समथिंग लाइक इंटरसेप्ट, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो ही नहीं सकता, ग्राफ होगा यहां से शुरू। तो ये जो मेरा इंटरसेप्ट आया, ये किसके इक्वल होगा, log KH नहीं, log KH, ये ध्यान रखना, log होना चाहिए, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। अब मेरे को बताएं स्लोप क्या होगा, क्यों पनव, स्लोप क्या होना चाहिए इसका, जो मैंने बताया दिस इज माय स्लोप, इस इक्वेशन से रिलेट करके बताओ स्लोप क्या होगा, जैसे उस इक्वेशन से रिलेट करके KH निकाला। केशव क्या होगा स्लोप, मैं भी फंसी थी इसमें। 1, मैथ्स है ना आप दोनों के पास, यस, स्लोप इज 1, कुछ है ही नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 1 इज व्हाट, tan थीटा की टर्म्स में tan 45। तो मैं मैथ्स वालों से परमिशन ले रही हूँ, आई कैन बी रॉन्ग इन दिस, एक दो से पहले ले चुकी हूँ। ये एंगल अगर जेई एडवांस या नीट के क्वेश्चन में या मेंस के क्वेश्चन में मिला, क्या इस एंगल को 45 बोल दूं, कह सकती हूँ tan 45 इज 1 एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये स्लोप 1 आ रहा है, तो ये थीटा पक्का क्या होगा, 45 डिग्रीज। क्लियर है सबको। तो अब आगे आने वाले कितने भी ग्राफ्स में जब ये स्लोप 1 आएगा, तो मैं मान के चलूंगी मेरी क्लास को ये पता है, जहां स्लोप 1 आ रहा है उस थीटा को वो 45 कह सकते हैं, tan 45 इज 1। क्लियर। कुछ कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो, अननेसेसरी का मत लाना यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे, केमिस्ट्री में इससे ऊपर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अब
ये अगर मेरे पास आ गया तो हेनरी का ग्राफ भी आ गया। ये ग्राफ क्यों बनाते हैं हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का? एनीवन कुछ अंदाजा है? ये चीजें हमने 11th में बात ही नहीं करी। व्हाई डू आई नीड दिस ग्राफ? क्यों लेकर आते हैं हम ग्राफ? कोई भी अब तुम्हारे पास थ्योरी, स्टेटमेंट्स, लॉज आएंगे, ग्राफ पहले आता है। व्हाई डू वी नीड ग्राफ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ? एनीवन? लैब आइडिया, रिसर्च आइडिया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो तो मैंने बड़ा अच्छा कर दिया था वैसे, ना अच्छा बनाया मैंने। हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। और कुछ? वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? ओके। हाँ, यस, इट इज वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी लॉ का ग्राफ मैच नहीं हो जाए उसके फॉर्मूला से, ऐसी उठ के बोल दिया किसी ने, हेनरी ने, और हम मान के बैठ रहे हैं और लाइफ थ्रेटनिंग चीजों में इन्वॉल्व कर लिया उसको, कि ब्लड में ग्लूकोज, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ा दो। हेनरी कोई कह के गया, अरे भाई पहले वेरीफाई तो करो कितनी बढ़ा दो, नसें तो नहीं फट जाएंगी इतनी बढ़ा के। आई नीड समथिंग कॉन्क्रीट। तो ग्राफ इज वैलिडेशन ऑफ द फॉर्मूला। तब जाके सैंक्शन होता है, तब जाके उनको मिलता है कि भाई हाँ, तुम्हारे इस रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट कर लिया गया, यू आर राइट। अब क्या मतलब है इस वैलिडेशन का? हम जाते हैं लैब में कि ठीक है, हेनरी ने एक फॉर्मूला दी है, लेट्स वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे? एक सॉल्वेंट लेंगे, टेम्परेचर फिक्स करेंगे, एक गैस सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डिसॉल्व करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, नोट कर लेंगे भाई इतने ग्राम डिसॉल्व हुई। फिर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अब कितने ग्राम डिसॉल्व हुई वो नोट करेंगे। धीरे 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 हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और सॉल्युबिलिटी चेक करते जाएंगे, और फिर डॉट्स लगाएंगे। मेरे डॉट्स आए यहां, तो लाइन कैसी बनेगी? गड़बड़ है, या तो मेरे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ है ऑफ कोर्स। लेकिन जब इतने इंटरनेशनल लेवल वेरिफिकेशन होते हैं तो उनके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ नहीं होती। फिर पता चलता है कि जो हेनरी ने स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, और उसका स्लोप भी इसके बराबर होना चाहिए था 1। तो तब हम ग्राफ बनाते हैं, और वो डॉट्स जब मिलाते हैं, बहुत गलतियां, बहुत इंप्रूवमेंट, तब जाके फॉर्मूला आएगा। जब तक ग्राफ वैलिडेट नहीं कर देता लैब, मैं कैसे कह दूं ये फॉर्मूला सही है? तो जब मेरा ये वैलिडेशन आया, और नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट मैच करना चाहिए हेनरी कांस्टेंट से, ये थीटा 45 ही आना चाहिए तुम्हारा। तो ये सारा वैलिडेशन होने के बाद तुम्हारे सिलेबस में पहुंची है ये बात। दिस इज ग्राफिकल वैलिडेशन। हमें जब कि ग्राफ का यूज केस क्या है, जब तक ग्राफ तुम्हारे फॉर्मूले से मैच नहीं करता घर बैठो। जब तुम्हारा ग्राफ वेरियस गैसेस, कोई एक गैस नहीं, जितनी गैसेस पॉसिबल हैं सबके साथ ग्राफ बना के देखा गया, तो केएच की वैल्यू निकली। वरना केएच क्या है? सोचो, कांस्टेंट कोई कहां से लाता होगा? अब तो तुम चिपका देते हैं कांस्टेंट है। 12th में पहला चैप्टर जिसमें मैं कांस्टेंट ला रही हूं, कैसे हेनरी को सपना आया केएच की वैल्यू? हर गैस के ग्राफ से, हर गैस का जो इंटरसेप्ट आया, दैट इज माई के एच। टेबल बना के दे दिया उन्होंने, और वो टेबल हमें एग्जाम में हमेशा मिलेगा। कुछ क्लैरिटी हुई ग्राफ के बारे में? और ये मेरे को आगे आने वाले दोनों तीनों चैप्टर्स में बहुत चाहिए, बिकॉज 12th फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, ऑल अबाउट ग्राफ्स। सो यहां पर आपको ये वैलिडेशन जैसे ही मिला, हेनरी लॉ परफेक्ट। अब मैं शिफ्ट होती हूँ न्यूमेरिकल्स पे, इसकी एप्लीकेशंस पे, सिग्निफिकेंस और उन सब पे। यहां तक किसी को इशू? फॉर्मूला यूज करवाऊंगा, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करें, या कुछ और फेलियर वेलियर जो भी आ रहा होगा आगे। ओहो, के एच कैसे भूल गई मैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के एच तुम लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसमें। ये तुम लोगों ने मेरे को बताना है। क्या लिखूं? मैंने आधा आधा फ्रेज लिखा हुआ है ये। हाँ, यूनिट क्या होती है के एच की? शायला, क्या लिखूं के एच की यूनिट पे? डिपेंड करेगा, तो दोनों बताओ। इन सम केसेस प्रेशर, तो सेम एज प्रेशर लिख सकते हैं बच्चे अपनी भाषा में इसको। कोई इक्वल टू प्रेशर लिख दे तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई वैल्यू कहीं सेम ना कर दें। इसीलिए यूनिट सेम एज प्रेशर, और सम टाइम अपने लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए जो पीछे लिख के आए। मोल फ्रैक्शन पे हम। आप मुझे बताइए, अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है एक कंटेनर में, लिक्विड है, और मैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सॉल्युबल करके देख रही हूं, ठीक है? किसी गैस की वैल्यू के एच ज्यादा है, किसी की कम है।
क्या इन्फ्रेंस निकालोगे, क्या अंदाजा निकालोगे अगर किसी बच्चे का साइंटिफिक एप्टीट्यूड है थोड़ा बहुत? क्या पता लगेगा गैस ए जिसका केएच ज्यादा है, गैस बी जिसका केएच कम है? व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू फाइंड? यस, मैथ्स लगाओ भाई। मैं कह रही हूं केएच है 1, प्रेशर है 10, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 10, राइट? और तुमने केएच बढ़ा दिया, प्रेशर 10 है, मोल फ्रैक्शन को क्या होना पड़ेगा? 5, 2 इंटू 5 10, इधर भी 10। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही जब मैं हेनरी की बात कर रही हूं। हो सकता है मेरा समझाने का देसी तरीका आपको समझ ना आया हो, है नहीं मेरे पास कोई और तरीका, दोबारा स्लो स्लो बोल देती हूँ। प्लीज मैथमेटिकली जाइए। दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक को बढ़ाए जाओगे तो दूसरे को घटना पड़ेगा ना, और वो दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन। और एक चीज और सोचो, छोड़ो हेनरी, मैंने हेनरी से पहले 20 मिनट तुम्हारी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड को मजबूत किया है कि हर चीज हेनरी के दायरे में रह के नहीं सोच पाओगे टफ क्वेश्चंस में, थोड़ी तो मेरे को बेसिक सेंस लाना पड़ेगा। गैस जब भी आप देखोगे सॉल्युबिलिटी गैस की कम ज्यादा कौन से फैक्टर्स डिपेंड कराते हैं? लाइक तो टेम्परेचर, मैंने यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो आप वो वाला कंसेप्ट नहीं ला सकते। एक एक चीज और क्या डिसाइड करती है? प्रेशर, आप प्रेशर वाला नहीं ला सकते। आपके पास बचेगा क्या? सारी थ्योरी में पढ़ा के आ गई आपको। गैस की सॉल्युबिलिटी को लेके ऐसा कुछ नहीं है जो टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा कोई और डिसाइड करे। वो हमने इस क्वेश्चन में कह दिया, वो तो फिक्स्ड है। तभी तो हम हैरान परेशान हो जाते भी दो चीजें तो डिसाइड कर रही हैं, आपने वो दोनों फिक्स कर दी। हाउ शुड आई टेल? मीन्स गो टू फॉर्मूला, गो टू फॉर्मूला, अप्रोच सिंपल मैथमेटिकल। दो चीजों का, इसके मेरे पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक कम होगी तो दूसरी अपने आप ज्यादा, एक ज्यादा होगी तो दूसरी अपने आप कम। तो इस हिसाब से हायर वैल्यू ऑफ केएच का मतलब गैस इज, कंप्लीट करो अपनी कॉपी में इसको अपने तरीके से। क्लियर एवरीवन? आ गया? अब तीसरा पॉइंट में बताने को कुछ नहीं है, हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग होगा, हर गैस का वो इंटरसेप्ट जो है केएच वाला वो अलग होगा। ऐसे ही चौथा पॉइंट भी, सेम गैस का अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो केएच बदल जाएगा। वो मैं पहले ही बता के आई हूं भाई, टेम्परेचर बदलोगे तो मोल फ्रैक्शन बदलेगा, मोल फ्रैक्शन बदलेगा तो केएच बदलेगा, छोटा बड़ा जो भी होगा। अभी मैं उसमें भी आ रही हूँ, जरा ये फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, फिर मेरे को एक सवाल पूछना है। तो आपको कोई दो गैसेस दी गई, एक ही गैस दी गई, जैसे यहां पर मैंने दिया नाइट्रोजन, उसके केएच वैल्यू 293 पे आपको दे दिया 76, और 303 केल्विन पर, और एक और टेम्परेचर रेंज दे देंगे 330 केल्विन। यहां पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कुछ भी, या अल्फाबेट दे दिया, जो भी दे दिया। यहां आपको खुद फिल करना है, अगला भी आपको खुद फिल करना है। भाई कैसे, केएच तो मैं याद नहीं होता, नहीं, ऑप्शन दे रखे। अब 76 के बाद बड़ी वैल्यू आनी चाहिए कि छोटी? आप अभी इतनी देर से एक ही चीज पढ़ के आ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस फुस हो जाती है बाहर। यही मैंने शुरू के 2-3 स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश की कि कोल्ड ड्रिंक को रख दो गर्मी में, फिर बाहर आ जाएगा, गैस विल एस्केप, बाहर आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नीचे घटेगा। जब एक्स घटेगा तो कौन बढ़ेगा? केएच। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, केएच बढ़ेगा। तो ऐसी अगर मैंने तीन, मतलब दो ब्लैंक दे दिए, एक ही ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा होगा, कि यहां पर सपोज 88 आना होगा और यहां पर सपोज 110 आना होगा, बाकी किसी ऑप्शन में ये कम ये ज्यादा, या दोनों ही कम, और समथिंग सेम कुछ भी, या डेटा इज इनसफिशिएंट, ऐसा कोई भी ऑप्शन आ सकता है। सो माय पॉइंट इज, ये आपको हमेशा, और ये काफी काफी कॉमन क्वेश्चन है जेई नीट में, खासकर नीट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि नीट में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, न्यूमेरिकल्स कम देने हैं और कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देने हैं। तो ये नीट में इतना ज्यादा पॉपुलर मिलेगा, जेई में तो फिर भी होता है भाई न्यूमेरिकल टाइप वाला सेक्शन देना है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही अक्सर असाइन होता है, बट नीट में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है केएच की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। चलिए ये तो आप खुद कर ही लेंगे, स्लोप बिटवीन पी एंड एक्स जी गिव्स, इस पे पूरी क्लास लग गई। सिग्निफिकेंस ऑफ केएच, वन मार्कर बोर्ड्स में मेरे से पूछ लिया जाए, एसर्शन रीजन में मेरे से पूछ लिया जाए, तो सिग्निफिकेंस क्या लिखोगे? हायर द वैल्यू, इससे मेरे को पता लगता है अगर किसी का केएच हायर है मींस उस गैस की सॉल्युबिलिटी, बस अपने आप लिख लो, आज तो काफी हुआ इस बारे में।
गैस सॉल्युबिलिटी इज लेसर। जितनी KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी सेम टेम्परेचर पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस उतनी ही घटती जाएगी। तो अब पूरा जो लेक्चर मेरा गैस पे चल रहा है, हम ये कह सकते हैं गैसेस अपनी मर्जी से सॉल्युबल नहीं होती। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत थोड़े से होते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस, लेकिन हम उन पे दबा के प्रेशर लगाएं और उनको ठंडा रखें, टेम्परेचर कम रखें, तो वो बाय नेचर, बाय नेचुरल प्रोसेस सॉल्युबल हो जाएंगी। नॉट रेडिली, कैप लगाना पड़ेगा। कैप हटाते ही वो फिर अपने बेसिक नेचर में आने की कोशिश करेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे। तो आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ KH भी पता लग गया। अब क्या हेनरी लॉ हर जगह ग्राफ ठीक आया, इसका हर जगह स्लोप ठीक आया, वो इंटरसेप्ट ठीक आया, थीटा ठीक आया? ऐसा नहीं हो सकता, फेलियर कुछ तो रहे होंगे, राइट? नेचर है, हर जगह अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी फैल जाता है। सो उसको समझे, आखिरी आगे की स्लाइड पे वही जाएगा। पहले मैं देखूं मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आके हेनरी ने क्या बदलाव किया। वेयर आई एम यूजिंग हेनरी डायरेक्टली। स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर लेके जाते हैं, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, एनसीईआरटी में बहुत बड़ा पैराग्राफ है, काम की लाइन सिर्फ एक ही है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पैराग्राफ, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। अगर स्कूबा डाइवर को नीचे जाना है तो क्यों इतना भारी भरकम वो सिलेंडर लेके जाता है? मुझे एक और आइडिया आता है कि मैं मास्क लगाऊं और उसमें एक पाइप हो, वो पाइप ऊपर बोट में छोड़ दो, राइट? प्रॉपर एक अच्छे से फनल के साथ एयर उससे भेजते रहो, आप एक पंप लगा दो, ज्यादा से ज्यादा एयर भेजते रहो, मैं नीचे ब्रीथ करती रहूंगी, एंड आई कैन डू स्कूबा डाइविंग और वट एवर अंडर सी मुझे कुछ भी चीजें करनी है तो आई विल डू। क्या प्रॉब्लम है? जब मैं अर्थ पे उसी हवा में जिंदा रह सकती हूँ, तो मैं अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग में कितना मीटर नीचे जाता है? कोई कोई बहुत ज्यादा मीटर नीचे तो जाते ही नहीं है। 10 मीटर तो मैक्सिमम लिमिट है, कहीं कहीं 12 मीटर हो लेगी बस, वो भी मतलब हम जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे इतना नीचे। सो क्या होगा अगर मैंने यही एयर इनहेल कर ली? तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इफ यू इनहेल सेम एयर यू विल सर्वाइव अंडर वाटर। बट जब आप वाटर के नीचे हैं, आपके ऊपर 5 या 7 मीटर मोटी लेयर, 5-7 मीटर बहुत होता है, ये यही है, मतलब बहुत है ये, जो छत और फर्श में गैप है वो यही है, 5-7 मीटर। तो ये इतना मीटर मोटा सी आपके ऊपर है, वजन आ गया आपकी बॉडी पे, ब्लड पे, वजन आते ही क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। उस प्रेशर में क्या होगा? आपकी लंग्स पे प्रेशर आएगा, पूरी बॉडी पे आएगा। आप वही एयर ब्रीथ कर रहे हो, आपकी लंग्स में एयर में सबसे ज्यादा क्या है? आप नाइट्रोजन लंग्स को दे बैठोगे। अंडर हाई प्रेशर नाइट्रोजन इज नॉट सॉल्युबल एट ऑल, लेकिन इतने हाई प्रेशर में आपके ब्लड में लंग्स के थ्रू नाइट्रोजन चला जाएगा। नाइट्रोजन इज नॉट पॉइजनस, चिप्स के पैकेट में भरी पड़ी और हम बड़े मजे से खाते हैं, इट इज नॉट पॉइजनस। हम सारा टाइम इनहेल यहां भी तो कर रहे हैं, यहां मेरा ब्लड नहीं पकड़ पा रहा उसको। लेकिन अंडर सी क्या होगा? ब्लड के अंदर इतना प्रेशर आया आपकी बॉडी और लंग्स पे कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजन सॉल्युबल हो गई। नो प्रॉब्लम, टिल आई एम देयर नो प्रॉब्लम, बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट पॉइजनस। जैसे ही मैं ऊपर आने लगूंगी फिर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एकदम से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करो और ढक्कन खोल दो, ठीक है? आप जैसे ही ऊपर आए, वो नाइट्रोजन के ऊपर से प्रेशर रिलीज, खटाक से आपने बोतल खोल दी, प्रेशर रिलीज, तो वो नाइट्रोजन के क्या होंगे? बबल्स। इट इज फेटल। एक भी बबल, एक क्या पता नहीं कितने, एक भी बबल अगर किसी कैपिलरी में ट्रैप हो जाता है, इट इज ऑन स्पॉट डेथ। ऑन स्पॉट डेथ है। और अगर आप बहुत स्लो स्लो ऊपर आते हैं तो भी इट क्रिएट अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। एनसीईआरटी ने बोल्ड करके दिया है, बेंड्स। उस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। वेरी पेनफुल, जब आपके ब्लड में बबल्स बनते हैं और वो कैपिलरी से एस्केप करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंचते हैं पूरी बॉडी से, तो वो बबल्स इतना पेनफुल सिचुएशन है दैट वी कैन नॉट हैंडल इट। इट इज फेटल, फॉर श्योर इट इज फेटल। तो क्या करूं मैं? तो मैंने क्या किया? नाइट्रोजन कम कर दो। उस इनहेल करने वाले पर्सन को नाइट्रोजन मिलनी ही नहीं चाहिए 78%। कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन की कम डालने का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का प्रेशर ही नहीं है उस सिलेंडर में। प्रेशर किसका ज्यादा है? वेरी हेल्दी, हीलियम। तो अगर आपको कभी असर्शन रीजन में मिले स्कूबा डाइवर्स कैरी एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, परफेक्ट,
वो एयर ही कैरी कर रहे हैं, बस उनमें उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, 11% हीलियम से, जो कि 1% अदर गैसेस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा हुआ करती है वैसे। और हीलियम मैंने आज क्लास की शुरू में क्या बताया, परमानेंट गैस है, तुम कितना ही जोर लगा लो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है। तो ये सारा मुझे हीलियम के बाद हेनरी लॉ के बाद पता चला, भाई हीलियम जो है वो परमानेंट गैस है, वो सॉल्युबल ही नहीं होती, उसका ग्राफ ही नहीं बन रहा, वो सॉल्युबल ही नहीं हो रही। देन आई रियलाइज्ड क्यों ना स्कूबा डाइविंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन को हटा देते हैं, हीलियम ज्यादा डाल देते हैं। नाउ स्कूबा डाइवर्स आर कैरिंग सेम एयर बट डाइल्यूटेड विद हीलियम। यस, ऑक्सीजन परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है। जब हम आर्टिफिशियल एयर इनहेल ही कर रहे हैं तो हेल्दी एयर क्यों ना इनहेल करें, ये एक एडेड चीज है बस, कि हेल्दी एयर इनहेल करिए, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इज मच बेटर। ठीक है, सो एक ये एप्लीकेशन है, काफी पूछी जाती है, बेंड्स। तो ये मेडिकल कंडीशन बेंड्स आपको पता होना चाहिए, व्हाई इट अकर एंड हाउ वी फिक्स इट। सेकंड आता है, आपने कभी कहीं एक्वेरियम पड़े हुए देखे, किसी के घर में है, कहाँ है, ओके, किधर रखा हुआ है, किस कोने में, घर में ऐसी जगह जो ठंडी रहती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, या जहां धूप पड़ती है, फिशेस के हिसाब से बेटर क्या है। कभी फिश मरी है कोई, बहुत सारी, क्या कहते हैं अगर फिश मरती है तो, मैंने बड़ी मारी है भाई, गुड फॉर्च्यून, आपके घर का बैड लक लेके चलेगी स्वाह, आपने गर्मी में बैठा दिया उसको। तो ये कोई गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून वाली बात नहीं है, आपने उस एक्वेरियम को ऐसी जगह रख दिया जहां पर ठंडक कम है, तो जो मारी है अब उनकी आत्मा को तुमने बहुत दुख दिया है। अब उस एक्वेरियम को थोड़ी ऐसी जगह रखो जहां एसी हो, ठंडक हो। क्यों, अगर आप एक्वेरियम को ऐसी जगह रखते हैं जहां पर थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगी। फिश को सरवाइव करने के लिए जितना परसेंटेज ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे हैं, आप दाना ज्यादा डाल दीजिए, कम डाल दीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर रूम में गर्मी है, फिश विल डाई स्लो स्लो स्लो, तो उनको भी एसी मांगता है ठीक है, उनको भी ठंडक चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव। इसीलिए एक्वेरियम्स को हमेशा ठंडी जगह रखा जाता है, और उनमें एक फैन इसलिए लगाया जाता है कि वो एयर पूरी प्रॉपर सर्कुलेट हो, ऑक्सीजन उनको मिल सके। थर्ड बताने की जरूरत नहीं है, सारे एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हेनरी के बाद समझ आ गया, जितनी टाइट सील, प्रेशर, हाई प्रेशर से CO2 डालोगे उतना ज्यादा डिसॉल्व, उतना ज्यादा टेस्ट, उतने हम पैसे बढ़ा सकते हैं उसके। हायर एल्टीट्यूड पे कोई माउंटेनियर्स को भी देखा है कुछ कैरी करते हुए सिलेंडर जैसा कुछ, जो एवरेस्ट या बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले उस पे जाते हैं उनको। और अगर आप कभी किसी हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग करते हैं, वहां भी ये इशू आता है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस होती है, सांस उखड़ती है थोड़ी। क्यों, सॉरी, यस, आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जा रहे हो, आप ग्राउंड पे हैं, आपके ऊपर इतना मोटा एटमॉस्फेयर है, प्रेशर, वजन है आपके ऊपर, आप जैसे जैसे माउंटेन चढ़ते गए आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर पतली होती गई, जब पतली होती गई तो आपके लंग्स पे प्रेशर कम है, आपके लंग्स पे प्रेशर कम है, आप इनहेल करोगे, ऑक्सीजन जाएगी नहीं अंदर और आपको सांस उखड़ती है। तो आपको हाई प्रेशर से अगेन एक एयर कंज्यूम करनी होती है वहां, जिसमें प्रेशर हाई होता है कि ऑक्सीजन को जबरदस्ती डिसॉल्व कराना पड़ता है। तो हायर एल्टीट्यूड्स पर, लिख लीजिएगा इसको, ये पूछे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर क्योंकि लेस प्रेशर होता है, लेस प्रेशर क्यों होता है, लेस एटमॉस्फेयर होता है, पतला होता है एटमॉस्फेयर, देयरफॉर ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल इन ब्लड। और अगर ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल इन ब्लड है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका दिमाग, आपकी बॉडी काम उतना नहीं कर पाएगी जितना करना है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, एज वेल एज यू कैन नॉट थिंक, ब्रेन तक ऑक्सीजन अगर नहीं जाती, आप सोच नहीं पाएंगे अगला पैर मुझे किधर रखना है, सोच पाएंगे तो आपका ब्रेन पैर को मैसेज नहीं दे पाएगा, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, एंड यू कैन फॉल इजीली। उस कंडीशन में हेडेक, नोजिया, ये सब होना बहुत ऑब्वियस होता है। उस मेडिकल कंडीशन को जहां आप की थिंकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन कैपेबिलिटी पुअर हो जाती है, आपको हेडेक, नोजिया, वो सब प्रॉब्लम आती है, उस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया और बेंड्स को मिक्स नहीं करेंगे,
ठीक है, एनॉक्सी और बेंड्स को मिक्स नहीं करेंगे। लंग्स वर्क ऑन द सेम फिनोमिना गिवन बाय हेनरी। तो अब आपको शायद समझ आएगा क्यों कहते हैं डीप ब्रीथ करो और क्यों कहते हैं लंबी लंबी सांस लो। जब आप डीप ब्रीथ करके कहते हैं होल्ड करो, जल्दी मत छोड़ो सांस को, क्यों होल्ड करो? लंग्स पे प्रेशर है, ढक्कन बंद कर दिया आपने। जब आप पूरी ब्रीथ एक बार अपने आप में भर लेते हैं और उसके बाद कहा जाता है जो जितने सेकंड होल्ड करता है उससे उसकी एज, इंटरनल ऑर्गन एज प्रिडिक्ट की जाती है कि आप कितने सेकंड सांस को होल्ड कर पाते हैं। कि एक हेल्दी लंग्स उतने सेकंड सांस को होल्ड कर पा रहा है और उतने ही सेकंड ब्लड में ऑक्सीजन जबरदस्ती डिसॉल्व हो रही है। दिस इज व्हाट लंग्स हेल्थ इज। तो लंग्स इसी पे काम करते हैं। दैट इज वाई डीप ब्रीदिंग की अगर मेरे को हैबिट है, आपको हैबिट है, यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन योर स्किन एंड हेयर हेल्थ। स्किन और हेयर हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ। तो लंग्स का सारा काम हेनरी लॉ वाले प्रिंसिपल पे चलता है। तो दिन में 7-8 बार डीप ब्रीथ कर लिया करो टेस्ट से पहले। दिमाग पे ऑक्सीजन चाहिए तुमको। फेलियर, क्या हेनरी हर जगह कामयाब था? क्या उसके कुछ ऐसे ग्राफ थे जो नहीं बने? किसी गैस के ग्राफ को देखा गया तो उसमें स्ट्रेट लाइन आई ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया हेनरी। एप्लीकेबल ना होने का मतलब क्या होता है? ये भी मेरे को बहुत चाहिए इस साल। इफ आई से एनीथिंग इज नॉट एप्लीकेबल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन दिस। मैच नहीं किया इस इक्वेशन से कुछ भी। क्या मैच नहीं किया? जो केएच मैंने निकाला था हेनरी के ग्राफ से और जो मोल फ्रैक्शन में डाल रही हूं, दोनों का प्रोडक्ट प्रेशर से मैच नहीं किया, मींस हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। फेल हो गया। कहां कहां? या तो गैसेस रिएक्ट ही कर जाएं वाटर के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कोई मुझे बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कैसे करती है? क्लास 9th 10th। कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करके, किधर है कार्बन डाइऑक्साइड? आप तो गैस मान रहे थे। फिर हेनरी लॉ लगाओगे, कहां से मैच करेगा? अंदर जाके तो CO2 है ही नहीं। कहाँ आप टेम्परेचर बढ़ा के उसकी सॉल्युबिलिटी घटा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मेरे पास तो आ जाना चाहिए ग्राफ। ऐसे ही अमोनिया, ऐसे ही HCl। HCl भी तो वाटर में जाके टूट जाएगा, H+ अलग, Cl- अलग। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो गैसेस जो रिएक्ट कर जाती हैं वाटर के साथ, वो हेनरी लॉ कैसे फॉलो करेंगे? अंदर जाके गैस ही नहीं रही, वो कुछ और ही बना लिया। और अगर कोई गैस बहुत ही हाई प्रेशर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, लाइक नाइट्रोजन इन ब्लड, नाइट्रोजन इन वाटर की बात नहीं हो रही है, नाइट्रोजन इन ब्लड, वहां हेनरी लॉ के रिजल्ट्स थोड़े शेकी आए, नहीं मैच हुए। बट अगर कोई क्वेश्चन मैं दे दूं तो कहना मत कि आप N2 पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। N2 इन वाटर पे पूछ सकती हूँ, N2 इन ब्लड पे नहीं पूछ सकती। अब पूछ भी लिया तो चुपचाप मानना पड़ेगा, क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है, सोच के दिया इफ दिस हैपेंस। बट अदरवाइज हेनरी फेल्स इन दीज केसेस। जहां भी गैस सॉल्युबल है ही नहीं, हेनरी वहां नहीं लग सकता। ना लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो गैस सॉल्युबल नहीं है। ना लगने का मतलब होता है ग्राफ वैसा नहीं आएगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, ट्रेंड वैसा नहीं आएगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। सॉल्युबल तो है। सॉल्युबल क्यों है? रिएक्ट कर गया इसीलिए सॉल्युबल हो गया, टूट गया इलेक्ट्रोलाइट बन गया इसलिए सॉल्युबल हो गया। हेनरी एप्लीकेबल ना होने का मतलब, गलती से भी ये मत ले लेना, वो सॉल्युबल ही नहीं है। इट इज सॉल्युबल ड्यू टू सम अदर रीजन, बट हेनरी फॉर्मूला वहां पे कामयाब हो नहीं पाया। इंटरसेप्ट स्लोप थीटा मैच नहीं किया। नोटेड ऑल ऑफ यू? यहां मैं हेनरी करती हूँ सारा थ्योरी क्लोज। अब तक आप थक गए होंगे सुन सुन के और मैं तो थकी गई बोल बोल के। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले मैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लूंगी, फिर 2-3 जेई नीट के अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स जो मुझे देखें आपकी डीपीपी में वो लूंगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले ये बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन है। आप इस एक क्वेश्चन को सिर्फ यूसेज के हिसाब से समझिए, करेंगे आप खुद कि क्या चीज किस यूनिट में दी है, किसको कैसे करना है। बाकी के क्वेश्चन फिर आपसे करवाऊंगी और फिर आपको सोल्यूशन बताऊंगी अगर कुछ गलती हुई तो। H2S की सॉल्युबिलिटी इतने मोलल है। दैट्स व्हाई आई सेड मेरे को इस चैप्टर में मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन चाहिए। न्यू स्टूडेंट्स को मैंने तब भी कहा था, जो आज भी कह रही हूं, जिसको भी मोलैलिटी मोलैरिटी में ट्रबल है हमारे साथ आधा घंटा अलग बैठना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी H2S की मैं तो मोल फ्रैक्शन में एक्सपेक्ट कर रही थी, बस दिखा दिया इन्होंने अपना मोलैलिटी में देके। करते हैं सॉल्व।
एट एसटीपी तो मेरे को प्रेशर भी सोचना पड़ेगा एसटीपी पे क्या होता है, उन्होंने वो भी देने का कष्ट नहीं किया डायरेक्टली। अगर मेरी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है तो जस्ट चेक द स्टैंडर्ड क्या होगा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब निकालो जीकेएच। तो सबसे पहले तो मेरे को फॉर्मूला दिमाग में रखते हुए सोचना है मेरे को क्या क्या चाहिए। चेक द फॉर्मूला, आई हैव रिटन करेक्ट, बाकी आप सॉल्व खुद करेंगे। फॉर्मूला तो ठीक लिखा है, मेरे को निकालना क्या है के एच, दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। पहले तो मैं एसटीपी पे प्रेशर सोचूं। अगर मेरे को एटमॉस्फेयर में डालना है तो 1 एटमॉस्फेयर, और अगर मेरे को बार में डालना है तो ये क्या पता मेरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बार में दे दी हूं। आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, आपके हर जगह आ रहे हैं, क्या पता मेरे को ऑप्शन ही बार में दे दी और घर से सोच के आई थी एसटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर करूंगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाती, बस आप बैठे रह गए। एसटीपी पे बार में 0.987 है। कैलकुलेशन के दौरान मुझे देखना होगा 4 ऑप्शन में कितनी नजदीकी है, मैं इसको 1 ले सकती हूँ कि नहीं। यस, काफी टाइम में ले सकती हूँ, डिपेंड करेगा 4 ऑप्शन में क्लोजनेस क्या है। और अगर ये आ गया बोर्ड में सब्जेक्टिव, भूल जाओ, आप इसको 1 ले सकते हो, स्टेप्स के हिसाब से मार्किंग होगी, कैलकुलेशन एग्जैक्ट चाहिए होगी सब्जेक्टिव में। तो अब मेरे पास प्रेशर तो आ गया, लेकिन मेरे को मोल फ्रैक्शन नहीं मिल रहा। तो अंडरस्टैंड, इतने मोलल का क्या मतलब है, इतने मोल्स इन 1 kg। मोलालिटी में क्या होता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में अगर इतने मोल्स है तो सोल्यूट के मोल्स तो आ गए बच्चों। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 18। अगर मेरे को 1000 ग्राम वाटर आपने दिया है, 1000/18, ये तो रट लेना, इज इक्वल्स टू 55.5। ये तो हमेशा चाहिए। अगले क्वेश्चन में 500 ग्राम होगा, सीधे 55.5 का आधा कर दोगे। उससे अगले में 250 ग्राम होगा, उसका भी आधा कर दोगे। तो 1 किलो का तो याद रखिए वाटर का 55.5 मोल्स। तो मेरे पास बच्चों किसका मोल्स आ गए, पहले तो इसके, और सॉल्वेंट यानी वाटर के कितने निकाले मैंने। अब यहाँ कैलकुलेशन की ट्रिक पकड़ते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। विल डू इट बड़े आराम से। तो प्रेशर की क्या लिखूं वैल्यू, 0.98 बार। केएच मेरे से मांग लिया। मोल फ्रैक्शन क्या है, आप लोग भी करते जाएं, जरूरी नहीं है मेरा वेट करें, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 0.195 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस 0.195। मैं बोर्ड की कॉपी में फॉर द सेक ऑफ राइटिंग तो लिख दूंगी, बट मुझे पता है 55.5 में 0.195 ऐड करने से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इस अप्रोक्सीमेशन को मजबूरी में, इमरजेंसी में, अगर टाइम खत्म हो रहा है, कॉपी छिनने की नौबत आ गई है, तो मैं अप्रोक्स कर सकती हूँ। ये भी आपकी डीपीपी में है, मैं प्रेशर कन्वर्जन्स आपको दे दूंगी। आपकी डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है फॉर CO2, हाँ 10th है, यस, डीपीपी का सब्जेक्टिव का 10th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वहां से देखिए और कोशिश सॉल्व करने की करें। और ये मैंने प्रेशर का आपको कन्वर्जन दे रखा, राइट। मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी क्या किया करिए। चलिए, जो लोग आलस कर रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा उनके लिए, आपको पता है फॉर्मूला ये है। यहां पर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, चेक कर लेना, 2.5 ATM। एटीएम को मेरे को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे पता है 1 ATM इज 10 की पावर 5 पास्कल। तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लिखूंगी 2.5 इंटू 10 की पावर 5। केएच मेरे को ऑलरेडी पास्कल्स में दे रखा है। मोल फ्रैक्शन आपने मेरे को 1.5 अप्रॉक्स दिया। मोल फ्रैक्शन आने के बाद की कहानी जो लोग नहीं कर पा रहे, या बस हाथ नहीं चल रहा, मेहनत नहीं कर पा रहे, करना चाह नहीं रहे, या कि ये टफ लग रहा है, उनके लिए आज करो, 6 महीने बाद करो, करनी तो है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा गैस की सॉल्युडिटी बहुत कम होती है, दिखाओ मत, बट करो, इसको इग्नोर करो नीचे से, फिर तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। आपको ये बात अब सीखनी है न्यूमेरिकल्स में कि गैसेस, आपको क्लास के शुरू में ही बताया, नाम मात्र सॉल्युबल होती है, वो तो प्रेशर डाल डाल के हम थोड़ा बहुत सॉल्युबल कर रहे हैं, फिर भी बहुत कम है। यही आपको इन क्वेश्चन से पता चलेगा, बस इतनी ग्राम। आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हटाए, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला में लिखेंगे, अपनी कैलकुलेशन में हटाइए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मेरे को निकालना है। वाटर कितना है मुझे बताओ,
500 ग्राम्स, तो मेरा 55.5 का आधा बता दो। अब इसको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऊपर से उठा के यहां रखी, नंबर ऑफ मोल्स आया। इतना मैं सोचती हूँ आप कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आपका यहां से CO2 का आ गया, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 44 टू गिव अस डिजायर्ड रिजल्ट इन ग्राम्स। तो जब भी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं इस चैप्टर में, ये ट्रिक याद रखिए, हेनरी लॉ में डिनोमिनेटर में गैस को आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। स्टिल आई विल सजेस्ट, जब भी आप घर पे इस क्वेश्चन को आजकल में करेंगे, बिना इग्नोर किए आंसर की वैल्यू को जरूर कंपेयर करिए, तब अपने लिए रूल बनाइए, मैंने तो करना है या मैंने तो नहीं करना है। लो जी, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन, लगो इसमें 2-4 मिनट, फॉर्मूला लिखो, क्या क्या दिया है कुछ घुसो, मेरी हेल्प आखिरी में लगे तो बेटर है, लगेगी जरूर, बट एटलीस्ट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तक तो निकाल दो, उसके बाद का काम मैं कर दूंगी। यस मैम। चलिए, अगर मेरे पास ये आए मोल्स, तो कोई मेरे को बताए मिली मोल्स क्या होगा। भाई किलोमीटर को मीटर में कर सकते हो, ऐसे ही मोल्स को मिली मोल्स में करो। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻2। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। तो ये अगर मेरे मोल्स हर क्वेश्चन में मेरे से मिली मोल्स पूछ लिया, तो मोल को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3 लाओगे ना यहाँ पे। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 1 साल पहले, मेंस का नहीं, जितना मुझे याद है, मतलब हो सकता है मेंस का भी, बट आई डाउट। मेंस में भी मान लो है, सेम ही बात है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास ग्राफिकल एप्टीट्यूड है, मुझे पता है KH इज इंटरसेप्ट, और KH किसका सबसे ज्यादा है, XYZ W वगैरह वगैरह में, तो मैं ऐसी लाइन चूज करूंगी जिसमें Z का इंटरसेप्ट सबसे ऊंचा हो, सॉरी सबसे ज्यादा हो। ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं, हाँ, तो आ जाओ सेकंड नंबर पे। अब सभी में Z ऊपर है। अब दूसरी चीज मैं क्या चूज करूं, KH जिसका ज्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। दिस इज माई हिंट, नाउ अप्लाई। तो पहला टेस्ट तो चारों ग्राफ ने पास कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज जेईई एडवांस क्वेश्चन। स्लोप, अब वो कैसे, हाँ, KH ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, किसका, कौन से में स्लोप Z का सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा स्लोप का मतलब, स्लोप के को में कुछ और शब्द याद नहीं आ रहा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, स्टीप, ये एकदम उस इस तरह से है तो वो स्लोप ज्यादा है, ये है तो स्लोप बहुत कम है, स्लोप ज्यादा का मतलब स्टीप। तो Z किस में सबसे स्टीप है। अब हम जा रहे हैं थोड़े से तुक्केबाजी पे या थोड़े से अप्रोक्सीमेशन पे, तो Z किस में सबसे ज्यादा स्टीप है, B। हाँ भाई, C तो कतई नहीं एटलीस्ट। ओके, अब क्या बात कर रहे हो, A में भी बढ़िया स्टीप है यार, तो A और B में से कौन सा सही, क्यों शाइला। हाँ सुनने दो, इतना अच्छा गलत स्टेटमेंट दे रही है, मेरे को पकड़ना है ना। हाँ यस, ए में स्लोप क्या है, नेगेटिव, बी में स्लोप क्या है, पॉजिटिव। हेनरी की स्लोप क्या थी, इसे कहते हैं इतने अच्छे क्वेश्चन को इतने एंड तक लाके केयरलेसनेस। चश्मा लगा लो और फिर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ग्राफ की दूसरी एक्सिस पे क्या दे रखा है वो तो देखा ही नहीं, मोल फ्रैक्शन गैस का दिया है, उल्टा होगा, स्लोप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, क्यों, अब वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ इट इज जस्टिफाइड जेईई एडवांस क्वेश्चन। मुझे अब आप बताओ, मेरे पास क्या है, हेनरी की स्टेटमेंट मैथमेटिकल, कोई पन्ने नहीं पलटने, प्रेशर इज, कुछ ही बोल दो, मेरे को समझ तो आना नहीं है, मैं लिख तो से, बकवास बंद करो तुम लोग अब, मैं लिख तो सकूंगी नहीं तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो सारे एक साथ। तो ये आया मेरे पास, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तब स्लोप पॉजिटिव है। आई होप स्लोप का एप्टीट्यूड सबको पता है। अब समझ आएगा क्यों मैं बोल रही थी ग्राफ की नॉलेज मतलब सारे क्वेश्चन की डुएबिलिटी।
तो अब जैसे इसके अंदर मैं देखूं, मेरे को तो आपने मोल फ्रैक्शन नीचे किसका दे दिया, वाटर का। आई नो मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो ये होगा। अब एक्स जी की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, दिस, करूं ब्रैकेट ओपन, एक एक्सिस पे आपने ये बनाया, एक पे ये बनाया, यही है। अब तो ये हुआ आपका स्लोप। स्लोप क्या गया आपका, नेगेटिव। ये मेरा एक्स बन गया, आई एम सॉरी, थोड़ा जल्दी जल्दी में, ये वही एच है। पहले स्लोप आप क्या देखते थे, पॉजिटिव। अब के स्लोप क्या है, नेगेटिव। भाई मैंने मोल फ्रैक, ये तो है टिपिकल फॉर्मूला से जाना ग्राफिकल एप्टीट्यूड, जो आपको कंफर्म्ड सही आंसर पे पहुंचाएगा। तो अब आपको पता है, जब आपको गैस का नहीं, लिक्विड, सॉल्वेंट, वाटर जो भी है, उसका मोल फ्रैक्शन दिया गया, तो आपके फॉर्मूला में स्लोप में क्या आ गया, आगे नेगेटिव, स्लोप गिरता हुआ। अब ए और बी में से आप चूज कर लोगे ए। और अगर मैंने नीचे आपको यहां पर एक्स डब्ल्यू की जगह एक्स जी दिया होता, तो आप स्लोप पॉजिटिव वाला चूज करते, शायद बी। क्या इसके अलावा कोई तरीका था मेरे पास सही क्वेश्चन सही आंसर ढूंढने का, एनी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, कि नहीं आता मेरे को, ग्राफिकल एप्टीट्यूड नहीं स्ट्राइक करी ये बात कि फॉर्मूले में उस वक्त आपने तो बोल दिया, ये मेरा नहीं दिमाग चला, तो क्या मेरी कोई और स्ट्रेंथ है जो यहाँ काम आ सकती है, एनीवन। फॉर्मूला, प्रेशर कम हुआ अगर, तो सॉल्युबिलिटी किसकी घटेगी, गैस की। मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, घटता जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। आप दोनों तरीकों से जा सकते हैं। नहीं है मेरे को ये अप्रोच मेरे पास, तो मेरे पास दूसरी अप्रोच है, ऑल्दो दिस इज श्योर शॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन 11th मेरे लिए, मेरी इस डीपीपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी जरा क्वेश्चन 12th, जिसको गलती से 14 प्रिंट किया हुआ है हमने, उसके सिर्फ मेरे को ये बता दो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि नहीं। बी और डी आप कर लोगे मुझे पता है, ऑप्शन सी और डी करेक्ट होगा कि नहीं। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ये गामा एट 308 केल्विन इज लोअर। ये तो इसलिए तो टेबल की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, ये तो वैसे भी पता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी ही टेम्परेचर बढ़ने से, इसके लिए तो मेरे को टेबल देखने की जरूरत नहीं थी। ए तो सही है, सी गलत है। बी और डी डायरेक्ट हेनरी पे है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस मल्टीप्लाई करना है, इतना भी नहीं करना जितना हमने एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किया। इस चैप्टर के लिए एक ही बात बोलूंगी, आज की क्लास तो हो गई मेरी खत्म,